स्कूल वूल में भी ज़्यादा ध्यान नहीं था। स्कूल में तो बस मैं फुटबॉल वगैरह ही खेलता रहता था पीटी पीरियड्स वगैरह में। एंड उसके बाद मेरे को वीडियो गेम्स का बहुत एडिक्शन था। कौन सी गेम खेलते थे? एक गेम था सर, काउंटर स्ट्राइक ग्लोबल ऑफेंसिव करके। अच्छा, तो उसमें मेरे 5,500-6,000 घंटे थे। वेरी नाइस। एकेडमिक सुपरवाइजर से लड़ने चला गया कि आप मेरे को लोअर बैच क्यों पकड़ा रहे हो, मैं लोअर डिजर्व बैच करता मिल हूँ। गया हाँ। तो हवा निकल गई। हमारा जैसे जब कोविड आया ना, तो पहले तो कुछ महीने हमारा जो सेंटर था कोचिंग का वो चला, फिर वो क्लोज कर दिया गया। तो बाद में जैसे कि दोस्त वगैरह भी, जो क्या होता है ना, जब जेईई मेंस का रिजल्ट वगैरह आता है तो दोस्त वगैरह भी बोलते हैं यार बहुत ख़राब गया ये वो, तो आपको भी लगता है कि सबका ही ख़राब गया, सबके ही कम नंबर आएंगे, बट सबके सब सांप होते हैं। तुम कह रहे हो कि मैंने तुम्हें 11 में तुमने मेरी वीडियोस देखी, जैसे मैंने कहा नोट्स मत बनाओ, तुमने नोट नहीं बनाए जी सर। और फिर तुम्हें रिवीजन में इशू आया। जी सर। फिर मेंटरशिप में मैंने तुम्हें कहा नोट्स बनाओ। अब यहाँ पे लोग ये समझेंगे कि सबको तो पब्लिक को तो ये बता रहे हो कि नोट्स मत बनाओ और अपने स्टूडेंट को बोल रहे हो कि नोट्स बनाओ। भाई ऐसा नहीं है, मुझे गलत मत समझना। बट आई थिंक इन एक्चुअलिटी आईआईटी बहुत अंडररेटेड सी चीज जगह है सर। जो जिस काम में जैसे आपके स्टार्टअप के साथ मेरे को जुड़ने का मौका मिला और आपका एकदम हाइपर ग्रोथ देखने को मिला। कई लोग क्या करते हैं भाई, सोशल मीडिया पर आईआईटी का कोई एवरेज पैकेज उठा देंगे, बिलो एवरेज। बिलो एवरेज पैकेज उठा देंगे, उसको उठा के वो दिखाएंगे कि कैसे इसके अंदर सीटीसी ये है और इतना पैसा तो कोई और करियर में भी कमा सकता है, आईआईटी का कोई फायदा नहीं है। तो तुम्हारी सोच वैसे है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। जी सर। एंड फंडिंग में जैसा कि हम लोग आपके उससे जानते हैं, फंडिंग में भी इजी होता है। तो नमस्कार दोस्तों, आज हम मिलने वाले हैं एक ऐसे ड्रॉपर से जिसने अपनी मेहनत से जेईई मेंस में 99.9 परसेंटाइल और जेईई एडवांस्ड में 1508 ऑल इंडिया रैंक हासिल की। श्रीनाथ वो बंदा है जो कभी मेरा स्टूडेंट हुआ करता रहा और आज आईआईटी दिल्ली में ये मेरा जूनियर है और आज मेरे साथ काम कर रहा है। इसकी स्टोरी आपको बहुत इंस्पायर करेगी, इसलिए एंड तक देखो। तो श्रीनाथ, थोड़ा अपने बैकग्राउंड के बारे में बताओ कि पहले कैसे स्टूडेंट थे तुम बचपन में? सर तो जेईई से पहले तो मैं बहुत ज़्यादा बस चिल्ली मारता रहता था, तो पढ़ाई वढ़ाई का उतना कोई सीन नहीं था। एंड स्कूल वूल में भी ज़्यादा ध्यान नहीं था। स्कूल में तो बस मैं फुटबॉल वगैरह ही खेलता रहता था पीटी पीरियड्स वगैरह में। एंड उसके बाद मेरे को वीडियो गेम्स का बहुत एडिक्शन था। कौन सी गेम खेलते थे? एक गेम था सर, काउंटर स्ट्राइक ग्लोबल ऑफेंसिव करके। अच्छा, तो उसमें मेरे 5,500-6,000 घंटे थे। वेरी नाइस। तो जैसे काउंटर स्ट्राइक ना, आईआईटी में भी जब मैं फर्स्ट सेकंड ईयर में था तब मैं देखता था लोग काउंटर स्ट्राइक बहुत खेलते थे और वो उसका टूर्नामेंट होता था प्रॉपर हॉस्टल में, वो लैन वगैरह लगा के लैपटॉप्स लगा के लोग करते थे काउंटर स्ट्राइक का टूर्नामेंट। तो आजकल भी ऐसा होता है कि गेमिंग का आज भी खेलते हैं सीएस? सर अब काउंटर स्ट्राइक तो थोड़ा सा सीएस गो करके थी वो। जी सर। अच्छा ग्लोबल ऑफेंस यही है क्या वो? जी सर। जी अच्छा, सीएस गो टूर्नामेंट, अच्छा समझ गया। ओके, मुझे आज पता चली ये बात। अच्छा, तो हाँ तुम बता रहे थे आजकल क्या होता है? सर तो आजकल काउंटर स्ट्राइक ग्लोबल ऑफेंसिव तो डेड गेम हो रखी है, बट वैलोरेंट लोग बहुत खेलते हैं, तो मैं भी खेलता हूँ। क्या आपने कभी काउंटर स्ट्राइक खेली है और वैलोरेंट खेलते हो? अगर खेलते हो तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताओ। तो वैलोरेंट कैसी गेम है, क्या करते हैं उसमें? सर तो बेसिकली वो एक शूटर गेम है, तो उसमें 5 वर्सेस 5 होता है। तो मतलब आप अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ जो है पूरा स्क्वाड बना के खेल सकते हो, तो इसलिए मज़ा आता है। टीम मज़ा आता है। हाँ। तो यानी पढ़ाई लिखाई का सीरियस माहौल था नहीं? जी सर। तो तुम्हारे 10th में कितने नंबर आए थे? सर तो 10th में मेरे 94.2 परसेंटेज आई थी, तो मेरे को लग रहा था कि मैं तो बहुत हीरो आदमी हो चुका हूँ। यार ये ना एक बहुत बड़ा पेंडेमिक है जेईई स्टूडेंट्स के बीच में कि 95% ले आए तो आईआईटी दिल्ली सीएस पक्का। 95% लाके बहुत लोग हवा में उड़ते हैं। चलो अपनी स्टोरी बताओ, तुम भी हवा में उड़ रहे थे? सर तो मेरा भी कुछ ऐसा ही सीन था एक्चुअली। जब ऐसे 94.2% आ गई थी, घर में भी सब खुश थे, तो कोचिंग में हमारा एक बैच डिसाइड करने का टेस्ट हुआ 11th क्लास के लिए। तो उसमें क्या हुआ कि मैं बहुत गंदा परफॉर्म किया। कोचिंग में तो एकदम फोड़ू फोड़ू क्वेश्चन आ गए, स्कूल से एकदम डिफरेंट था। तो क्या हुआ कि मेरे को उसमें बहुत बुरा लग रहा था और मैं एकेडमिक सुपरवाइजर से लड़ने चला गया कि आप मेरे को लोअर बैच क्यों पकड़ा रहे हो, मैं लोअर बैच मिल गया। हाँ। तो हवा निकल गई। मेरे को लग रहा मैं हीरो आदमी हूँ, स्कूल का हीरो हूँ, तो यहाँ पे भी कुछ फोड़ू आदमी बनूंगा। तो फिर ऐसा हुआ, उस दिन में बहुत बुरा मेरे को लगा। तो फिर मैं घर जाके मतलब बहुत रोया था। एंड उसके बाद मैंने उसी दिन सोचा कि अब तो वीडियो गेम खेलने से नहीं चल पाएगा। क्या हुआ था? तो मैंने वीडियो गेम उसी दिन छोड़ दी, फिर नहीं खेला 2-3 साल तक। तो यहाँ पर श्रीनाथ को ये रियलाइज़ हुआ कि यार मैंने चलो एक अच्छी चीज़ करी 95% लाके,
पर अगर आज मैं मेहनत नहीं करूँगा, आज मैं कंपेटिटिव नहीं रहूँगा, तो ऐसा नहीं कि मुझे वो स्पेशल ट्रीटमेंट मिलेगा, डाल दिया लोअर बैच में। लोअर बैच में जर्नी कैसे रही? सर तो उसमें क्या था सर, 11th भर जो है मतलब हमारे टेस्ट वगैरह होते थे, मैं मेहनत बहुत करता था 11th क्लास में, बट फिर भी मतलब जो होता है ना कि मैं हार्ड वर्क की ओर ज़्यादा जाता था एज़ कम्पेयर टू स्मार्ट वर्क। आउटकम जो है मेरा कम निकल रहा था, और 11th क्लास से ही मैं मतलब आपको वॉच कर रहा था, तो जैसा कि मैं देखता था कि आपने तो 4 महीने में ही क्लियर कर ली, तो मेरे को लगता था कि कुछ ना कुछ तो आप स्मार्ट वर्क कर रहे हो जो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। मेरे को तो इतना मुश्किल, मेरे को तो काइनेमेटिक्स ख़त्म हुआ, उसके बाद जैसे रोटेशन वगैरह है, एक कुछ समझ में नहीं आ रहा बेसिकली, है ना। पूरा डब्बा गोल है, मॉड्यूल्स वगैरह दे देते कोचिंग के, इतने डिफिकल्ट एक क्वेश्चन नहीं हो रहा, एनसीईआरटी नहीं समझ में आ रही। तो फिर मतलब फिर भी मैं सोचता था कि कोई तो शायद अलग अप्रोच होगा उन सबको, बट ऐसे ही किसी ना मतलब खींचते खींचते चला गया था, हमारा 11th ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया था। तो मेरे को जो समझ में आ रहा है, तुम कह रहे यू आर अमंग द पीपल जो मेहनत करे जा रहे हैं, मेहनत में कमी नहीं छोड़ रहे, पर रिजल्ट प्रोपोर्शनल आ ही नहीं रहा। ये प्रॉब्लम आती रही? सर मेरे को ऐसा लगता है कि मैं थोड़ा सा ना मिसगाइडेड सा 11th में रहता था। मतलब मेरे को लगता था कि बस एक मतलब जो है ना गधे की तरह मेहनत करने से ही जो है निकल जाएगा, तो उस तरह का ही जो जब हम बोर्ड वगैरह की तैयारी करते हैं 10th वगैरह में, तो वैसे ही करते थे, है ना, बस रट लो, ये कर लो, वो कर लो, तो आइडिया नहीं था कि कौन सा बुक फॉलो करो, कैसे करो। तो मेरे को लगता है ये बहुत बड़ी मेरे साथ प्रॉब्लम हो गई थी 11th में। तो मेरा 11th मोटा मोटी पूरा वेस्ट ही हो गया था। तो बेसिकली एकदम ऐसा लग रहा था कि जब जैसे नवंबर वगैरह में हमारा जल्दी जल्दी एक तो कोचिंग में सिलेबस खत्म कर देते हैं, हमें समझ में टाइम तो कोविड चल रहा था, राइट? नहीं सर, उसके 4-5 महीने बाद कोविड आया था। 11 शुरू होने के 4-5 महीने बाद कोविड आया था? नहीं सर 12th स्टार्ट होने पे ही कोविड आया था मेरे। अच्छा, तो उसकी स्टोरी बताओ, कोविड की स्टोरी बताओ अपनी। जी सर, तो मतलब कोविड हमारा क्या हुआ एक्चुअली कि हमारा जैसे जब कोविड आया ना, तो पहले तो कुछ महीने हमारा जो सेंटर था कोचिंग का वो चला, फिर वो क्लोज़ कर दिया गया। तो फिर वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई थी। टीचर्स वगैरह जो हैं कभी मतलब चेंज वगैरह हो रहे हैं, या मतलब कभी जो है क्लासेस उतनी रेगुलर नहीं है, या टीचर्स मतलब सिलेबस कंप्लीट नहीं करा रहे हैं, और मतलब वहाँ पे तो मतलब दिखा रहे हैं कि सब कुछ करा दिया। कुछ सब्जेक्ट में सर मतलब हमारा ऐसा हो गया कि मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मैथ्स में हमारा सिलेबस बहुत पहले ही ख़त्म हो गया, और फिजिक्स में जो है वो बोल रहे हैं कि तुम्हारे जेई मेंस के पहले अटेम्प्ट के बाद ख़त्म करेंगे। और सर जब मेरा टारगेट तो था पहले अटेम्प्ट ही को जेई मेंस को अच्छा कर लूँ। उस टाइम 4 अटेम्प्ट थे? सर हमारे टाइम में हमें पता नहीं था कि 4 अटेम्प्ट होंगे, 2020 की जो बात है, बट मतलब बाद में जो है एजुकेशन मिनिस्टर ने मतलब 4 अटेम्प्ट कर दिए थे। अच्छा, आप लोग कमेंट्स में बताओ, जो जैसे 2 जेई मेन हो रहे हैं आजकल, अगर आपको 4 जेई मेन्स मिले तो आपको उससे फ़ायदा होगा या नुकसान होगा? 11 12 फिर यूं ही गई, तो अब फिर तुमने ड्रॉपर थे तुम, तो ड्रॉप लेने का फैसला कैसे लिया तुमने? सर तो बेसिकली हुआ क्या था, तो जब जैसे कि मतलब हमारा 10th में आपने बताया कि 4 जेई मेंस हुए थे, एंड तो मतलब जैसे पहला जेई मेंस में दे के आ गया मैं, मतलब एकदम मॉक टेस्ट वगैरह ज़्यादा मैंने कुछ भी अटेम्प्ट नहीं किया था। जैसे आप बोलते रहते हैं ना अपने वीडियोस में कि मॉक टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा दो, तो उस बात की अहमियत भी तभी समझ में आई थी सर। अच्छा, मॉक टेस्ट नहीं दिए थे? सर उतने कुछ भी नहीं दिया था, मतलब उतना ज़्यादा प्रिपरेशन, बट थ्योरी व्योरी मतलब मैं पूरी करके गया था सारा, मतलब थ्योरी वगैरह मतलब ऊपर से जो देखना होता है ना वो देख के गया था, प्रैक्टिस बिल्कुल भी नहीं थी मेरी। तो मैं कहीं ना कहीं सोच रहा था कि अभी तो 4 अटेम्प्ट है, देख अभी पहला तो मेरा जो जेईई मेन का एक्चुअल अटेम्प्ट है वो भी मॉक अटेम्प्ट है, तो उसके तो वो बहुत गलत सोच थी एक्चुअली। अच्छा, सोच ये थी कि चलो सरकार ने हमारे लिए 3 मॉक टेस्ट लगा दिए। चलो हाँ, तो सर ऐसा ही सीन था। तो पहला जेईई मेन मैंने दिया, मेरे को लगा कि मेरा पेपर तो बहुत अच्छा गया है, ठीक है, बट क्योंकि पहले तो मॉक टेस्ट देने का कोई एक्सपीरियंस था नहीं, लग रहा था कि मतलब सब कुछ क्वेश्चन देखे से लग रहे हैं, कुछ ना कुछ सॉल्व कर दिया, है ना। बट जब फाइनली जब मतलब टैली किया ना जो आया था उसका आंसर शीट वगैरह से, तो देखा कि बड़े कम नंबर आ रहे हैं। फिर भी लगा कि चलो पेपर डिफ़िकल्ट होगा, परसेंटाइल तो टॉप ही आएगी क्योंकि बहुत मेहनत करके गए हैं। तो बाद में जैसे कि दोस्त वगैरह भी, जो क्या होता है ना जब जेईई मेंस का रिजल्ट वगैरह आता है तो दोस्त वगैरह भी बोलते हैं यार बहुत ख़राब गया ये वो, तो आपको भी लगता है कि सबका ही ख़राब गया, सबके ही कम नंबर आएंगे, बट सबके सब सांप होते हैं। तो क्या सीन हुआ,
आप भी अपने जो आपके आसपास सांप है उन सबके नाम लिखो। हाँ, एनीवे सॉरी यार, कंटिन्यू। हाँ सर, तो क्या हुआ कि मतलब जेईई मेन का रिजल्ट आ गया। मैं तो सीधा आदमी, मैं तो सबको बोल रहा हूँ कि मेरा तो पेपर बहुत अच्छा आ गया, मैं तो फोड़ के आ गया, ये वो सब बोल रहे बहुत खराब गया। तो उनको लगा, तो मेरा जो जेईई मेन में है, सब मतलब जो मेरे कोचिंग के फ्रेंड्स थे, स्कूल के कई फ्रेंड्स थे, सबसे एकदम बहुत कम नंबर आए मेरे, ठीक है, बहुत गंदा रिजल्ट आया। तो ये तो सर मेरे जेईई मेन का सीन था। तो फिर सर मैंने डिसाइड किया कि शायद ड्रॉप ही लेना मेरे लिए बेहतर रहेगा। तो वहाँ से मैंने ड्रॉप का किया, क्योंकि कहीं ना कहीं आईआईटी जाने का तो मन था सर। आईआईटी दिल्ली जाना था? अच्छा, आईआईटी दिल्ली जाना था, आईआईटी जाना था? सर मेरे तो दिमाग में क्लियर था कि मेरे को आईआईटी दिल्ली ही जाना है, जिसके दो मैं रीज़न बता सकता हूँ आपको। तो सर पहला रीज़न तो ये था क्योंकि मैं दिल्ली से ही हूँ, तो एक तरह से थोड़ा सा कभी भी मन किया तो घर वर जाने का सीन था। एंड दूसरा था कि आईआईटी दिल्ली का जो स्टार्टअप कल्चर है उससे मैं बहुत इन्फ्लुएंस्ड रहता था, तो इसीलिए मैंने सोचा था। नाइस। तो तुम आईआईटी क्रैक करना चाहते थे? यस सर। और उसके लिए तुमने ड्रॉप लिया? यस सर, यस सर। और ड्रॉप ईयर में तुम आए मेंटरशिप में? यस सर। तो ड्रॉप ईयर में तुमने ऐसा क्या परिवर्तन किया कि तुम्हारा सिलेक्शन हो गया आईआईटी दिल्ली में? सर एक तो मैं बोलूँगा कि मैंने, जैसे आपको मैं बहुत पहले से ही फॉलो कर रहा था 11-12 से ही, तो आपने जैसे बोला था कि नोट्स मत बनाओ, तो मैंने उसको शायद क्वाइट लिटरली ले लिया। तुमने नोट्स नहीं बनाए? यस सर। तो मैंने क्लास में मैं नोट्स वगैरह नहीं बनाता था, मैं सोचता था दिमाग में ही सब कुछ रिटेन करूँगा। तो एंड में क्या हुआ कि सर मतलब जब रिवीजन का लास्ट में मोमेंट आया तो सारी चीज़ें दिमाग से गई नहीं, क्योंकि वो सब तो याद था ही नहीं, तो उसमें बड़ी प्रॉब्लम हुई थी। अच्छा, कहने वाला नोट्स नहीं बनाए तो रिवीजन में बहुत प्रॉब्लम आई? यस सर, फाइनली लास्ट के 1-2 मंथ में। अच्छा, ओके, और आगे बोलो, आगे बोलो। सर तो फिर आपसे बात हुई थी मेंटरशिप में ही, तो आपने सजेस्ट किया कि तुमको नोट्स बनाने चाहिए। तो मैं ऐसा करता था, मैंने एक नई कॉपी ले ली, उसमें से 3 लाइन खींच दी, और उसमें जो भी मेरे को डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस लगते थे ना, वो मैं नोट डाउन कर देता था, उनका कॉन्सेप्ट बहुत छोटे में, और उसी को मतलब 7-8-10 क्वेश्चंस जो है एक ही पेज में आ जाते थे, तो जल्दी जल्दी बाद में लास्ट के 1-2 महीने में रिवाइज करना। यानी तुम कह रहे हो कि मैंने तुम्हें 11 में तुमने मेरी वीडियोस देखी जिसमें मैंने कहा नोट्स मत बनाओ, तुमने नोट नहीं बनाए। जी सर। और फिर तुम्हें रिवीजन में इशू आया। जी सर। फिर मेंटरशिप में मैंने तुम्हें कहा नोट्स बनाओ। अब यहाँ पे लोग ये समझेंगे कि सबको तो, पब्लिक को तो ये बता रहे हो कि नोट्स मत बनाओ और अपने स्टूडेंट को बोल रहे हो कि नोट्स बनाओ। भाई ऐसा नहीं है, मुझे गलत मत समझना, हर चीज़ कॉन्टेक्स्ट में होती है। जब मैं बोलता हूँ नोट्स मत बनाओ, मेरा मतलब होता है कि 200-300 पेज के नोट्स मत बनाओ। अब श्रीनाथ जो है पढ़ाई भी ढंग से नहीं कर रहा था लेक्चर में, और मैं जो कहता हूँ कि चैप्टर ख़त्म करने के बाद एक जो एंड में कंक्लूजन वाले नोट्स बनाओ 2 पन्ने के, तो श्रीनाथ वो भी नहीं बना रहा था। तो मैंने इसको ये बोला कि भाई तू वो वाले नोट्स बना, तो एक बार थोड़ा वो बताओ तुम्हारे नोट्स में क्या लिखा होता रहा, क्या क्या लिखते रहे तुम, थोड़ा समझाओ। यस सर। तो बेसिकली मैं क्या करता था, मैं एक मेमोरी मैप टाइप का जो होता है ना, वो बना देता था बेसिकली, कि मतलब सारा थ्योरी जो है एक पेज में ही कंसाइजली लिख दिया। और मतलब मैं क्या करता था, मैं वॉल्स पे जो है ना इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वगैरह के, उनको उसको स्टिक कर देता था कि सुबह सुबह हमेशा रिवाइज उसको कर पाऊँ। एंड रिमेनिंग जो होता था, वो जो नोटबुक होती थी, उसमें मैं डिफरेंट जैसे आपने ही सर बोला था कि मॉक टेस्ट बहुत दिया करो, तो मॉक टेस्ट से जो क्वेश्चंस आए या अच्छे क्वेश्चंस जो डिफिकल्ट बुक से आए, तो उन सब का जो है ना कॉन्सेप्ट कैसे यूज़ हुआ, वो मैं छोटा छोटा सा लिख लेता था। ओके। और तुम तो क्वेश्चंस भी लिखते थे ना मेरे ख्याल से उसके अंदर? हाँ मतलब क्वेश्चन, हाँ तो बेसिकली मैं क्या करता था कि मतलब जैसे मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, क्वेश्चन का जो है ना आप जो है डायग्राम के थ्रू उसको समझा सकते हैं, आपको पूरा क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायग्राम उसका बना दो और अपने लैंग्वेज में कि आपको समझ में आ जाए आप वैसा लिख दो क्वेश्चन, और उसके नीचे आप आंसर एग्जैक्टली मत लिखो, आप उसका बस कॉन्सेप्ट लिख दो दैट इज इन्वॉल्व, तो जल्दी भी नोट्स बन जाएंगे सर एंड कम टाइम भी लगा। राइट। अभी तुमने मॉक टेस्ट का मेंशन किया, तो उसके बारे में बताओ कि तुमने 11-12 में खास कितने मॉक टेस्ट दिए होंगे? सर तो 11-12 में तो मैंने ज़्यादा मॉक टेस्ट नहीं दिए थे, मैं मान सकते हैं कि 5-6 दे दिए। 5-6 मॉक टेस्ट दिए थे? वो भी मतलब ओवरऑल 2 साल में कभी फेस टेस्ट वगैरह हो जाते या कुछ हो जाते थे, तो वही सब था। और उसमें भी मतलब ऐसा नहीं था कि मैं उसको जाके घर जाके एनालाइज कर रहा हूँ, बस टेस्ट दे दिया और मार्क्स बाद में टैली कर लिया, कोई अपने मिस्टेक से नहीं सीखा। समझ गया। ड्रॉप ईयर में कितने टेस्ट दिए? सर तो ड्रॉप ईयर में तो मैं उसमें मॉक टेस्ट ही देता रहता था,
तो मतलब मैंने 50-100 से तो बहुत ऊपर ही दिए होंगे। 100 से ऊपर टेस्ट दिए होंगे। यस सर, यस सर। ओके, तो टेस्ट देते थे तो जैसे स्टूडेंट्स को सवाल आता है टेस्ट का एनालिसिस कैसे करें, तो उसके बारे में बताओ। सर तो टेस्ट का एनालिसिस सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि मतलब इनिशियली मैं एक गलती कर रहा था कि मैं जो है ना टेस्ट दे देता था, उसके बाद जो मेरे गलत हुए होते थे ना क्वेश्चंस, उन्हीं का मैं जैसे नोट डाउन कर लिया, उन्हीं का मैं बस एनालिसिस करता था। तो उन्हीं को देख लिया, उनका सोल्यूशन खुद से कोशिश किया, सोल्यूशन देखा, और बट उसके बाद जैसे आपसे भी बात हुई थी कि फिर भी मार्क्स जो है ना ऊपर बढ़ नहीं रहे थे मेरे। तो मतलब उसके बाद आपने सजेस्ट किया कि तुम जो है जो गलत क्वेश्चन हुए वो ही मत देखो, तुम जैसे कि कभी कभी फ्री होते हो अपने फ्री टाइम में जो तुमने सही क्वेश्चंस किए हैं ना वो भी देखोगे तो तुम्हारा रिवीजन भी साथ साथ होते जाएगा। राइट। है ना। तो वो जब मैंने किया तो उससे मेरी स्पीड भी बढ़ गई, तो थोड़ा सा एग्जाम टेम्परामेंट में भी हेल्प हो रहा था मेरा कि सेम टाइप के क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहे हैं जब मॉक टेस्ट में, तो वो मेरे लिए सही रहा था सर। उस तरह से मैं एनालिसिस करता था। मॉक टेस्ट के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो एक एवरेज स्टूडेंट को है वो ये है कि उसको डर लगता है मॉक टेस्ट देने से। एक बार मॉक टेस्ट दिया, 50-60 नंबर आए, उसके बाद वो ज़िंदगी में मॉक टेस्ट देने की उसकी हिम्मत नहीं होती। तो ऐसे में क्या करे वो? सर तो मेरा भी जैसे स्टार्ट जब मैंने किया था तो मेरे भी 50-60 नंबर ही आते थे, बट क्या है कि अगर आप कॉन्स्टेंटली आप उससे घबराइएगा नहीं, आप कॉन्स्टेंटली देते रहिएगा ना, तो वही एक टेक्निक है जिससे आपका बढ़ेगा प्रोग्रेसिवली। आप कितनी भी थ्योरी पढ़ लीजिए सर, मैंने बहुत अपना टाइम वेस्ट किया है अनेक वीडियो लेक्चर्स देख के, फिर भी कॉन्फिडेंस नहीं आता था सर मेरा, बट वो मॉक टेस्ट देखते ही आया मेरा। मैं एक बात बोलता हूँ इसमें, पॉइंट ये होता है यार कि एक जो रॉबर्ट कियोसाकी, तुमने सुना होगा, हाँ। तो रॉबर्ट कियोसाकी एक बड़ी अच्छी बात बोलता है, कहता अ स्टेटमेंट क्लोजेज द माइंड, अ क्वेश्चन ओपन्स द माइंड। तो जब स्टूडेंट का मॉक टेस्ट में नंबर कम आते हैं ना, वो ये बोलता है यार कि ये मेरे से हो नहीं सकता, जेई मैं कैसे कर पाऊंगा, कर ही नहीं पाऊंगा क्योंकि इतना ख़राब स्कोर है, अपने वो बहुत बुरी तरह जज कर लेता है। जी सर। जबकि यहाँ पर यार उसने अपने आप को जज कर दिया ना कि मैं बेकार हूँ, ये मेरा नहीं हो पाएगा, उसने बोल के ख़त्म कर दी बात। एंड जब ख़त्म कर दी, जब नहीं हो पाएगा तो तू तो पैरालाइज हो गया, और बंद कर दे, और बंद ही कर देता वो। यस सर। पर जो विनर होता है वो सवाल पूछता है यार कि 50-60 नंबर ऐसा नहीं खुद को जज कर लूँ, लेट मी फाइंड आउट कि किन फैक्टर्स की वजह से ये नंबर मेरे कम आए हैं और क्या क्या इम्प्रूव मैं इमीडिएट करके नेक्स्ट टेस्ट में बेटर मार्क्स लेके आ सकता हूँ। उसका ध्यान सारा यहाँ लगा रहता है, और दूसरा बंदा जो वो रोता रहता है। यस सर। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम मैंने अब सबको बताना चाहता हूँ। ये देखिए, आज से 3 महीने बाद आप सब लोग मॉक टेस्ट दे रहे होगे, मॉक टेस्ट नहीं सॉरी रियल टेस्ट दे रहे होगे, 3 महीने बाद जेईई मेन दे रहे होगे आप, पर आज आपको 3 महीने पहले यू आर अफ्रेड टू इवन टेक द मॉक टेस्ट। कैसे चलेगा दीदी ऐसे? और अगर किसी को भी ये सवाल है कि मॉक टेस्ट कहाँ से दे, तो मैं अपनी IIT दिल्ली की टीम के साथ मिलकर आपके लिए एक बहुत ही पावरफुल और एक्सट्रीमली रेलेवेंट फॉर जेईई 2024 एक टेस्ट सीरीज लेकर आया हूँ। ये एक पूरा पैकेज है, सिर्फ टेस्ट सीरीज नहीं है, जिसमें आपको जेईई मेंस, जेईई एडवांस, बिटसेट और देश के सारे स्टेट इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम्स और अन्य इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम्स सबकी टेस्ट सीरीज एक जगह पर, पूरा एक कंप्लीट डैशबोर्ड जिस पर आपको एनालिसिस मिलेगा, सोल्यूशन मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा। साथ में आपको जेईई 2024 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स मिलेंगे, और आपको मिलेगी मेरी तरफ से पेपर सॉल्विंग ट्रेनिंग। यार वो जो तुम लोगों को मैं करवाता था ना मेंटरशिप में कि पेपर सॉल्विंग करना सिखाता था, मैं अब वो सबके लिए एक अलग प्रोग्राम में ले आया हूँ। तो उसमें हम स्टूडेंट्स को मैं करके दिखाता हूँ पेपर सॉल्व, मैं उनको वो ट्रेनिंग देता हूँ। तो वो ट्रेनिंग मिल जाए स्टूडेंट को, वो जो स्टूडेंट्स सिली मिस्टेक्स करते हैं या एग्ज़ाम में फॉरगेटफुलनेस होती है, एंग्जाइटी होती है, और एग्ज़ाम सेंटर पे क्वेश्चन नहीं हो पाते, घर पे आके हो जाते हैं। हाँ। तो ये सारी प्रॉब्लम्स को टैकल करने का एक माइंडसेट होता है, कुछ टेक्निक्स होते हैं, टैक्टिक्स होते हैं। यस सर। तो वो टैक्टिक्स से मैं स्टूडेंट को एम्पावर कर देता हूँ। Yes, इस प्रोग्राम के अंदर वो भी इंक्लूड है। तो ये प्रोग्राम है, इस वीडियो से आने वाले नेक्स्ट 100 स्टूडेंट्स के लिए इस प्रोग्राम पर 92% ऑफ है। आप इस प्रोग्राम को डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ज्वाइन कर सकते हैं। तो लौट के आते हैं पॉडकास्ट पर। तो अपन बात कर रहे थे कि मॉक टेस्ट में इम्प्रूव कैसे किया जाए, थोड़ा उसके बारे में बताओ। तुम क्या करते थे, कैसे देखते रहे अपनी कमियों को? यस सर। तो मॉक टेस्ट में क्या करना होता है कि आपको सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करना है कि आप कौन कौन से चीज़ों पे वीक हैं। सबसे पहला तो पॉइंट मैं यही बोलूँगा कि आपको उसके लिए मॉक टेस्ट देना होगा कि ये पता करने के लिए कि आप कहाँ पे वीक हो।
आपको बस लगेगा, आप थ्योरी पढ़ रहे हो तो आपको लगेगा कि मेरा फ्लूइड डायनेमिक्स मेरा वीक है, बट आप यू कांट बी फॉर श्योर, क्या पता आप सारे क्वेश्चन उसके सॉल्व कर लें। तो सबसे पहले तो जब मैंने आइडेंटिफाई कर लिया ये मजे की बात बता रहा हूँ मैं तुम्हें। जी सर। मैं जब जेई की तैयारी कर रहा था, मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर कभी नहीं पढ़ा था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रखी थी, और पता नहीं क्यों हमेशा जेई में छोड़ो, जेई एडवांस के भी मेरे से कॉम्प्लेक्स नंबर के 50% 70% क्वेश्चन हो जाते रहे। कभी नहीं पढ़ा भाई। मैं कहा यार इसका कोई नाता है मुझसे, कोई नाता है। और फिर मैंने जब कॉम्प्लेक्स नंबर जिस दिन पढ़ा, मैंने कहा यार ये तो बड़ा अच्छा चैप्टर है, मेरा फेवरेट चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर। और मजे का आईआईटी का ही फेवरेट चैप्टर है। मैंने देखा हर साल 1 से 2 क्वेश्चन हमेशा आते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के। जी सर। तो ऐसे करके ये तुम बिल्कुल सही कह रहे हो कि एग्जाम में क्वेश्चन हो जाते हैं, तो उससे भी हमको पता चलता है कि भाई हमको क्या आता है क्या नहीं आता। और कई चीज़ें पता है, एक और चीज़ पता चलती है इससे कि एग्ज़ाम में क्या क्या आता है। अब मैंने एग्ज़ाम की शक्ल देखी है तो मुझे पता चलेगा ना यार मेरे को कोऑर्डिनेट नहीं आती, कोऑर्डिनेट का हर पेपर में देखता हूँ कोई ना कोई क्वेश्चन आया पड़ा होता है। जी तो वो भी एक इंसान को अलार्म बजता रहता है कि बेटे तेरे को कोऑर्डिनेट नहीं आता। जी सर, ये बात तो बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि मैंने देखा है कि कई लोग जो है ना वो केमिस्ट्री में बोलते हैं कि उनसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं होती है, वो नहीं पढ़ना चाहते हैं, वो बस थ्योरी कर लेते हैं। बट एक्चुअली जब आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व करने जाएगा ना, इवन जेई एडवांस के, तो आपको लगेगा कि ये सारे तो मोर और लेस इजी क्वेश्चंस हैं और टाइम भी सेव होता है इसमें। अब वो बंदे को कभी नहीं पता चलेगा, वो मॉक टेस्ट नहीं देखेगा जब तक उसको पता ही नहीं चलेगा कि इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड आते हैं। वो देख के पता चलता है। ऐसे यार एक बार मतलब मैंने जेई 2015 का पेपर देखा था, उसमें क्वेश्चन देखा मैंने कि जहाँ पर लोगों को, भाई लोगों को पता क्या दिखता है वहाँ पे लोगों को, बल्कि 2016 की बात कर रहा हूँ मैं, मतलब मैंने 2015 का देखा, पर 16 में भी सेम क्वेश्चन आया था। लोगों को क्या दिखता है यार, जेई 2016 में वो फिजिक्स वाला क्वेश्चन रोटेशनल वाला किया आपने, वो किया आपने, यार तू उसी को देखता रह जा। पर मैंने देखा 2015 में एक क्वेश्चन आया था, डी ग्लूकोज की फोटो दे रखी है, एल ग्लूकोज बताओ। और वही क्वेश्चन 2016 में फिर से आ गया, नंबर ले आया मैं उसमें। तो ये पता चलेगा तब ना जब पेपर देखोगे। यस सर, दैट इज ट्रू सर। एनीवे, तो हाँ, तो तुम कैसे एनालाइज करते रहे पेपर को? तो सबसे पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपके वीक टॉपिक्स कौन से हैं जो क्वेश्चंस आपसे नहीं हुए। तो आप सबसे बेस्ट मेथड होता है कि यूट्यूब पे इतने सारे फ्री रिसोर्सेज भी अवेलेबल हैं, आप उसके थ्रू उसकी वीडियोस जल्दी से जाके देख लीजिए, जैसा मैं करता था, है ना। एक बार उसका थ्योरी में मैं अच्छा हो गया और उसके बाद जैसे उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लो। जैसे मैं आपको बताता हूँ सर, मेरा बहुत ज़्यादा वीक क्वेश्चन, ये कोलिजन वाला कॉन्सेप्ट बहुत वीक था मेरा। उसमें भी जो रोटेशन वाला कॉन्सेप्ट कई बार लगा लेते थे ना, तो मैंने क्या किया, एक बुक थी आई.ई. एरोडोफ करके, तो उसके 2 पेजेस में उन्होंने, मतलब कौन सा शायद चैप्टर 3 या समथिंग था, उसमें उन्होंने बस 2 पेज में उससे बहुत सारे क्वेश्चन है वो मैंने लगा लिए। उसके बाद मेरे सारे क्वेश्चन हो जाते थे उसके। तो ऐसे करके आप आइडेंटिफाई करोगे ना, तो आप 1% 2% क्वेश्चंस भी करते जाओगे, तो ओवर टाइम 3-4 महीने के अंदर जो है ना, बहुत सारे आप नए टाइप के क्वेश्चंस भी कर पाइएगा। जब तुम ये बात बोल रहे थे, तुम्हारे मन में जेई मेंस था या जेई एडवांस था? मुझे लग रहा है जेई एडवांस की बात कर रहे हो तुम। यस सर, मैं जेई एडवांस की बात कर रहा था। एक्चुअल क्या होता है यार, मैं हमेशा जेई एडवांस की बातें करता हूँ हम पहले से, पर एज ऑफ लेट मैंने देखा कि यूट्यूब पर क्या होता है कि लोग ना आईआईटी जाने की बातें करते हैं पर पढ़ाई जेई मेन की करते हैं। तो ये बड़ी विडंबना है। मतलब व्लॉग देखेंगे आईआईटी का और पढ़ाई करेंगे एनआईटी की, तो ये एक बड़ा एक वो है, डिसअलाइनमेंट है, मिसअलाइनमेंट है कि क्या हो रहा है यार ये। एनीवे, तो जेई एडवांस की बातें करने वाले बंदे मिलते हैं तो यार दिल को सुकून मिलता है कि अपने बंदे हैं। सर मैं भी इस वाले साइकिल में बहुत फंस गया था एक्चुअली। जेई मेंस का क्या हुआ था मैं बताता हूँ कि मैं जेई मेंस की पहले तो तैयारी कर ही नहीं रहा था। जब ड्रॉप ईयर की बात करते हैं तो ड्रॉप ईयर से पहले तो कुछ महीने में मेंस की तैयारी किया ही नहीं। अब मेंस को बस 3 महीने बच गए थे, 2 या 3 महीने बच गए थे। तो अब मैंने सोचा कि अब मैं बस जेई मेंस करूँगा, ठीक है। तो उन 2-3 महीने में मैंने बिल्कुल भी जेई एडवांस नहीं पढ़ा, मैंने बस जेई मेंस की तैयारी की। तो बाद में मेरे को लगा कि कहीं मेरा जेई एडवांस बहुत उससे अफेक्ट हुआ था, क्योंकि मैं वैसे टाइप का, मैं सोचना ही भूल गया था। तो उसमें भी वापस आने में मेरे को 1-8 महीना लग गया था सर। समझिए। अच्छा ये बताओ, जो बच्चा आज जेई की तैयारी कर रहा है उसको तुम क्या एडवाइस देना चाहोगे? यू हैव टू बी वेरी पैशनेट अबाउट फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स सर। पहले सब्जेक्ट, यू हैव टू लव द सब्जेक्ट सर। पहले क्या होता था कि सर जब मैं 11th-12th में था, मैं बस सोचता था कि मेरे को क्लियर करना है और उससे क्लियर नहीं होता है। उससे मैं बस कोई घिसते जा रहा हूँ, क्वेश्चंस करते जा रहा हूँ, कुछ दिमाग नहीं लगा रहा हूँ, बस एल्गोरिथम रटते जा रहा हूँ।
बट एक्चुअली जेई एडवांस में क्या होता है, स्पेशली जेई एडवांस में क्या होता है कि एकदम नए प्रेजेंटेशन में क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आपको दिमाग लगाना ही पड़ेगा। तो ड्रॉप ईयर में जैसे आपने जैसे सजेस्ट किया था सर मेरे को, तो ड्रॉप ईयर में मैं क्या करता था, कम क्वालिटी क्वेश्चंस करता था, कम करता था, बट उसमें जो है ना आई यूज्ड टू प्ले अराउंड एंड फाइंड डिफरेंट मेथड्स टू सॉल्व। एक्चुअली मैं देखता हूँ यार, जो जेई एस्पिरेंट्स वाइडली करते हैं वो क्या करते हैं, बहुत रोबोटिक अप्रोच फॉलो करते हैं। यस सर। कि यार मेरे को तो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, इनको क्या ही पता चलेगा ये जो पेपर सेटर्स हैं हाँ। कि मेरे को क्वेश्चन ही तो करने, क्वेश्चन कर दूंगा, इनको क्या ही पता चलेगा, मैंने थ्योरी ढंग से पढ़ी नहीं, मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, क्वेश्चन करना सीख। पर नहीं बेटा, दे आर वेरी इंटेलिजेंट पीपल एंड वो जानबूझ के तुमको ऐसा फंसाते हैं कि अगर तुमको पिछला कॉन्सेप्ट नहीं आता होगा ना, यू विल मिस आउट। आप ये समझिए कि आईआईटी को क्या चाहिए बेसिकली, एक बहुत फंडामेंटल लेवल पे जाइए तो आईआईटी को रोबोट्स नहीं चाहिए जो बस कर दे, प्रॉब्लम सॉल्वर चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्वर चाहिए, उनको इनोवेटिव पीपल चाहिए। अच्छा, और कुछ एडवाइस देना चाहोगे? सर तो एक चीज़ जो मैंने मतलब फेल करके और फिर सक्सीड करके सीखा जेई में, कि जैसे कि मैंने मॉक टेस्ट वगैरह पहली बार बिल्कुल नहीं दिया था और दूसरी बार बहुत मॉक टेस्ट दिए थे, तो मेरे को एक चीज़ समझ में आया कि जेई इज़ नॉट अ गेम ऑफ योर नॉलेज, इट इज़ नॉट टेस्टिंग जस्ट योर नॉलेज, इट इज़ अबाउट ओवरऑल, मतलब आपका जो है एग्जाम टेम्परामेंट कैसा है, आपकी टाइम मैनेजमेंट कैसी है, आप एग्जाम एनवायरनमेंट में स्ट्रेस तो नहीं हो जाते, आप डरते तो नहीं है क्वेश्चन से। तो अगर आपको एक ओवरऑल लेवल पे वो सब भी डेवलप करना होगा तभी, क्योंकि मैंने कई लोग देखे हैं जिनके पास बहुत नॉलेज होता है बट वो ट्रांसलेट नहीं हो पाता है, और कई लोग कम नॉलेज से भी क्लियर कर देते हैं। अरे कुछ स्टूडेंट्स को ये भी समझना चाहिए यार, स्टूडेंट्स को समझ, मेरी बात सुनना, सबको समझना चाहिए कि मेरे पास आके लोग कंप्लेन करते हैं कि मैंने बहुत पढ़ाई करी पर एग्ज़ाम में यार हो नहीं पाया, ये हो नहीं पाया, या मेरा लास्ट में इतना पार्ट छूट गया था। भाई स्ट्रैटेजी सही बनाना तेरा काम था, वो भी तेरी ड्यूटी थी, तू वहाँ फेल हुआ इसलिए तेरा जेई मेंस जेई एडवांस फेल हुआ, क्योंकि जेई एडवांस उस चीज़ का भी तो टेस्ट था कि स्ट्रैटेजी सही बनाई कि नहीं बनाई, तुमने एग्ज़ाम में वहाँ पे मोमेंट पे प्रॉब्लम सॉल्व करी कि नहीं करी, मोमेंट पर क्वेश्चन वहाँ पे तो तुम अपना माइंडसेट क्या दिखाया तुमने, कामनेस दिखाई कि नहीं दिखाई, ये चीज़ें वैसे मैं पेपर सॉल्विंग ट्रेनिंग जो भी लोग ज्वाइन कर रहे हैं उन सबको मैं सिखाने वाला हूँ कि ये एग्ज़ाम के अंदर माइंड कैसे चला है, और इसके अलावा वो पैकेज ज्वाइन कर सकते हैं। पर कमिंग टू द पॉइंट कि ये सब चीज़ें आपको करनी है भाई, ये सब चीज़ें आपके ड्यूटी है, तब ये सब करोगे तब क्रैक होगा। सिर्फ ये नहीं हाँ मैंने तो भाई थ्योरी पढ़ ली, क्वेश्चन करना भी सीख लिया, अब भी नहीं हो रहा, भाई नहीं होएगा क्योंकि और भी चीज़ें करनी थी वो तुमने नहीं करी। एनीवे वेरी गुड यार, वेरी वेरी गुड मैसेज। एनी अदर मैसेज? सर तो इसी का एक मतलब एक्सटेंड अगर मैं करूं तो मैं बोलूँगा कि सर आपका हार्डवर्क जो है ना वो कोई नहीं देखने वाला है, अल्टीमेटली आप लोग देखते हैं कि आपका सक्सेस क्या है। तो मैंने बहुत मेहनत की 11th-12th में, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा घंटा, जंगल में मोर नाचा किसने देखा, किस एग्जैक्टली सर। बट फिर जब जैसे क्लियर कर लेते हैं तो फिर वो, तो इसीलिए अल्टीमेटली अगर आपका टारगेट वो है ना तो उस तरह से आपको बहुत मतलब उसी तरह से आपको बहुत स्मार्टली अपने टाइम को मैनेज करना होगा और ये सारी चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। यही यार, मतलब मैंने ऐसा भी माइंडसेट देखा है, लोग ना मेहनत करके विक्टिम बन के दिखाते हैं। हाँ सर, कि भाई मैंने मेहनत करी मैं फिर भी नहीं कर पा रहा। भाई मेहनत को उस तरीके से करना कि सक्सेस हो, ये भी ड्यूटी है। तुम कंप्लेन करते रहो कि दुनिया तुम्हारा हार्डवर्क नहीं देखती यार, सिर्फ रिजल्ट देखती है, तुम्हारा रिजल्ट नहीं आया, पर दैट्स द रियलिटी। और तुम्हारी कमी, लेकिन तुमने वो अपनी कमी छुपा दी कि यू डिड नॉट स्टडी रिजल्ट सेंट्रिक। यस सर। जो एक किताब आती है ना, स्टीवन आर कोवी की किताब आती है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, उसमें बोलता है बिगिन विद द एंड इन माइंड, कि भाई जो तुमको अचीव करना है उसके अकॉर्डिंग पढ़ो। तो रिजल्ट, भाई रिजल्ट लाना है उसके हिसाब से तैयारी करनी है, ये नहीं कि आप उसमें खो गए, ये नहीं कल को कह देना कि मैंने तो मेहनत की थी मेरा रिजल्ट नहीं आया। जी जी जी, दैट इज Who इम्पोर्टेंट, cares? नो वन इज लिसनिंग टू यू। और मैं ये बात बोलूँगा कि आप यार ये सफाइयाँ क्रिएट करने की जगह कि मैं क्या सफाई दूंगा जब मैं फेल होऊंगा, आप यार ऐसी नौबत ही हटा दो ना कि सफाई देनी पड़े, लोग सफाई मांगे ही ना, आप कामयाब ही बन जाओ ना। तो आईआईटी पहुंचकर कैसा लगा, पेरेंट्स कैसा फील कर रहे हैं? सर तो मतलब इनिशियली जैसे आईआईटी जब जस्ट क्लियर किया था तो पेरेंट्स भी, रिलेटिव्स भी बहुत खुश हुए थे, सेलिब्रेट भी बहुत किया था, एंड बट धीरे धीरे तो यूफोरिया डाई डाउन करता है।
बट नेवरदीलेस आई वुड स्टिल से कि आईआईटी में भले ही मतलब बहुत मेहनत करना होता है और बहुत मिसलीडिंग रिप्रेजेंटेशन है कि बस रॉन्डेवू वगैरह चलता है, असल में मेहनत वगैरह बहुत करना तुमने वो वाली वीडियो देखी होगी मेरी कि तुमको ये बड़ा रोमांटिक सा प्लेस देखिए, वीडियो देखिए, बड़े ना हाँ, ये बड़ा रोमांटिक सा प्लेस लग रहा होगा। कई लोग क्या करते हैं आईआईटी लाइफ दिखाने के लिए उसमें दिखाते हैं भाई कैसे डांस चल रहा है रॉन्डेवू, पर रॉन्डेवू इज नॉट आईआईटी लाइफ। आईआईटी लाइफ होती है यहाँ बैठ के अनकंफर्टेबल सी चेयर पे अटेंडेंस लगा के सुबह 8 बजे वहाँ पे एकदम जहान की इतनी कठिन मैथ्स पे आधारित चीज़ों को पढ़ना, ठीक है, पूरा दिमाग चला के, वो भी 4-5 घंटे भी चल सकता है, एक के बाद दूसरा तीसरा चौथा लेक्चर, बीच में आपको 2 किलोमीटर इधर 2 किलोमीटर जाना भी पड़ सकता है, फिर बीच में आपका जब मैथ्स का टाइम आएगा आप उधर जाओगे, फिर 1-1.5 किलोमीटर उधर गए, फिर वापस आएगा 3 किलोमीटर, ये इधर नहीं। लोग स्टूडेंट ऑफ द ईयर को कॉलेज लाइफ समझ लो। वो जो वीडियो थी, तुम्हारा क्या कहना है उसके बारे में? सर तो वो एक बहुत करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है, जैसा कि आप माने भी जाते हैं कि आप हार्ड ट्रूथ बताते हैं, बट नेवरदीलेस ना लोग जो है ना मार्केट में उनका ऐसा नोशन पता नहीं कौन ऐसा लाता है कि जो है आईआईटी में तो मतलब बहुत ओवररेटेड चीज़ें हैं, बट आई थिंक इन एक्चुअलिटी आईआईटी बहुत अंडररेटेड सी चीज जगह है। मेरे को मैं बताऊंगा जैसे कि मेरा सोल रीजन था यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप के लिए आने का। ये ना एक सेकंड इस पे, सॉरी टू कट यू, ये बहुत सही बात बोली तुमने कि आईआईटीज को कुछ लोग ऐसे आके बोलते हैं आईआईटीज आर ओवररेटेड, पर वो अपने बड़े नैरो माइंड से आईआईटी को पहले छोटा बनाते हैं और फिर उसको वो ओवररेट बोलते हैं, पर एक्चुअल में आईआईटीज आर अंडररेटेड, क्योंकि जो आईआईटी एक्चुअल वैल्यू प्रोवाइड करता है वो किसी को पता ही नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ आईआईटी के अंदर जो पढ़ा उसको पता है। मैं एग्जांपल देता हूँ, उस दिन तुमको याद है हम जब वहाँ पर घूम रहे थे फुटपाथ पर, जब हम चल रहे थे वहाँ पर हमारे को कितने 6 लोग मिले थे, वो 6 सिविल सर्विसेज ऑफिसर्स थे। अब वो उसमें मतलब मेरे साथ कितने अच्छे रिलेशन है उनके। तो मैं एक बात बताऊँ, मैं तुम्हें बोल रहा हूँ आज ये बात एज अ सीनियर बोल रहा हूँ, मेरे को उनसे रिलेशन बनाने के लिए कुछ नहीं करना पड़ा, मुझे सिर्फ कैंपस में मौजूद होना था। यस सर। ये कैसे लाएगा कोई? क्या आईआईटीज ये देते हैं? अब ये किसी को कैसे पता चलेगा? जो आईआईटी में नहीं पढ़ा उसको कैसे पता चलेगा? जी सर। अब तुम्हारे ऐसे कोई एनकाउंटर्स हुए, तुम किन किन से मिल पाए आईआईटी पहुंचकर? सर तो जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऑफ बिजनेस जो एक 10 बिलियन से, हाँ ऑफ बिजनेस तो बहुत बड़ी कंपनी है, हाँ $1 बिलियन का कंपनी है, उनके जो सीटीओ हैं उनको फाउंडर नितिन जैन सर से मैं मिला। अच्छा, वो तो बिलियनर है यार। हाँ सर, उनके दूसरा भी ओ एग्रो समथिंग करके उनका बिजनेस चलता है सर। जो जिस काम में जैसे आपके स्टार्टअप के साथ मेरे को जुड़ने का मौका मिला और आपका एकदम हाइपर ग्रोथ देखने को मिला। ये बातें बतानी नहीं होती, एनीवे गो अहेड। तो सर मेरे को लगता है कि वन थिंग दैट आईआईटी प्रोवाइड्स, पीपल थिंक इज आईआईटी इज ऑल अबाउट प्लेसमेंट्स और उसमें भी कभी कभी कुछ कुछ दिखा देते हैं, बट आई थिंक द बिगेस्ट थिंग दैट आईआईटी गिव्स यू इज द कॉन्फिडेंस कि अगर आज मेरे को कुछ नहीं आता है, ठीक है, इफ आई वांट टू स्विच माय करियर, मैं 6 महीने में सीख के आई कैन स्विच माय करियर एंड डू समथिंग एल्स। तो आई थिंक दैट इज द थिंग दैट आईआईटी गिव्स यू। राइट, ये तुमने बोला है कि आईआईटी एक तो तुम्हें बहुत बड़ा नेटवर्क देता है। जी सर, ये बहुत बड़ी बात बोली है कि अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। मतलब यार होता क्या है कि व्हेन यू आर फ्रॉम आईआईटीडी तो यू आर अ पार्ट ऑफ अ ब्रदरहुड इन द सेंस कि यार जब कोई मेरे पे या मैं अपने सीनियर से भी जाता हूँ ना तो उनके लिए मैं बच्चा हूँ, फच्चा हूँ, हम फच्चा बोलते हैं, बच्चा नहीं फच्चा बोलते हैं, तो बोलते हैं मैं फच्चा हूँ। जैसे ये फच्चा मतलब फ्रेशर, जब नया बच्चा आता है आईआईटी में तो फ्रेशर प्लस बच्चा होता है, फच्चा बोलते हैं आईआईटी में। तो हर कोई बोलता है ये मेरा फच्चा है, तो बच्चा नहीं बोलते मेरा फच्चा है। तो मैं सबको ऐसे, तुम्हारे सीनियर जो होते हैं मैं बोलता हूँ ना ये मेरा फच्चा है। हाँ। तो जो हमारे सीनियर होते हैं ना उनको बड़ा प्यार करते हैं। कभी भी किसी सीनियर पे जाओ, चाहे वो किसी भी स्टेज पे हो, चाहे वो भाई यूनिकॉर्न फाउंडर हो, मैंने बहुत यूनिकॉर्न फाउंडर से बात की हुई है, तो मैं उन पर जाऊँगा ना वो मेरे को ये देखते हैं तो मेरा फच्चा है, तो वो जिस तरह से हेल्प कर सकते हैं हर पॉसिबल वे में हेल्प करते हैं। और ऐसे ही वो फिर हमारे को ब्रदरहुड फील होता है कि आईआईटीडी है, किसी के भी नाम के आगे आईआईटीडी देख लो तो यार ये तो अपना भाई है, ये तो अपना फच्चा है, इसकी हेल्प करो। तो वो एक रहता है, वो रियलाइज़ होता है जो अंदर बंदा है। हाँ। बाहर वाले बंदे को कभी नहीं पता चलेगा। वो लोग कुछ बस प्लेसमेंट वगैरह यही देखते हैं। बस वो लोग क्या करते हैं, प्लेसमेंट देखते हैं। मतलब प्लेसमेंट की भी एक बात है, लोग क्या करते हैं, मैंने एक चीज़ देखी, आईआईटीज अंडररेटेड क्यों है। अब कभी ना रिसेशन आता है या स्लो डाउन आता है इकोनॉमी में, तो प्लेसमेंट थोड़ी डाउन जाती है, प्लेसमेंट रेट थोड़े डाउन जाते हैं। तो न्यूज़ में क्या आता है कि आईआईटीज के भी प्लेसमेंट्स कम लगे। तो बंदा क्या सोचता है कि यार आईआईटीज के प्लेसमेंट्स कम लगे हैं, बाकी कॉलेजेस के वैसे ही हैं।
ठीक है। कई लोग क्या करते हैं भाई, सोशल मीडिया पर आईआईटी का कोई एवरेज पैकेज उठा देंगे, बिलो एवरेज, बिलो एवरेज पैकेज उठा देंगे, उसको उठा के वो दिखाएंगे कि कैसे इसके अंदर सीटीसी ये है और इतना पैसा तो कोई और करियर में भी कमा सकता है, आईआईटी का कोई फायदा नहीं है। तो तुम्हारी सोच वैसे है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आईआईटीएन जो वो पैसे कमाता है, अगर मान लो एक आईआईटीएन मैंने नहीं देखा कभी कि 1 लाख रुपये महीने से नीचे कमाता हो, लाइक दैट्स द मिनिमम। और आई एम टॉकिंग अबाउट आईआईटी दिल्ली, तो 1 लाख रुपये से नीचे कमाता हूँ, मैंने ऐसा बंदा देखा नहीं है। अब वो बंदा 21 साल की एज में कमाता है। अब उसको ज़्यादातर लोग कंपेयर करते हैं कि 26 साल 27 साल के किसी और प्रोफेशन के बंदे थे। अब वो बंदा 27 साल तक पहुंच गया, वो भी 3-4 लाख रुपये महीना कमाता है आईआईटी वाला। जी सर, जी सर। पहली बात ये। दूसरी बात ये कि यार प्लेसमेंट्स के अलावा समझो आपकी चाहे कोई भी प्लेसमेंट लगी हो, आप उनके फच्चे हो, आप किन के फच्चे हो, यानी आपका एल्यूमनाई नेटवर्क क्या है, कितना वास्ट नेटवर्क है। चाहे आप टेक्सटाइल इंजीनियरिंग लेके आओ आईआईटी दिल्ली में 6000 रैंक हो, चाहे आपकी ऑल इंडिया रैंक 1 हो और आप आईआईटी दिल्ली आए हो, हर बंदे पे सेम एल्यूमनाई नेटवर्क है। तो वो चीज़ वो यहाँ पे रहना, कैंपस के अंदर लोगों से कनेक्ट करना, अपने सीनियर से इंस्पायर होना, वो ब्रांड कैरी करना, फिर तुमने बोला जो वो तुम्हें कॉन्फिडेंस देता है, एक कॉन्फिडेंस और देता है वो कि यार बीइंग एन आईआईटीएन योर जॉब इज ऑलवेज सिक्योर, लाइक मार्केट विल ऑलवेज एम्प्लॉय यू फॉर द स्किल्स दैट यू हैव, क्योंकि कैंपस में बस मौजूद रहने से स्किल्स आ जाती हैं। ठीक है जी सर। एंड फंडिंग में जैसा कि हम लोग आपके उससे जानते हैं, फंडिंग में भी इजी होता है। तो मतलब फंडिंग में बहुत फ़र्क पड़ता है डेफिनेटली। यू कैन लाइक एक लेगेसी बना दी आपने। एप्पल का फ़ोन है, बंदा वही फ़ोन 2 लाख रुपए का ले लेगा, मे बी वही सेम फीचर वाला कोई अगर अनब्रांडेड फ़ोन होगा 50,000 में भी सोचेगा बंदा कि यार है वर्थ या नहीं है। जी सर, जी। तो एक आईआईटी से तुम वो ब्रांड वैल्यू कैरी करते हो, वो लेगेसी हर बच्चे के साथ जुड़ी हुई है, हर आईआईटी के बच्चे के साथ जुड़ी हुई है कि ये उस लेगेसी का बंदा है। तो वो देखती है मार्केट। तो मैं एक और बात बताता हूँ, हमारे जो एम्प्लॉयज़ भी होते हैं ना, वो ये फ्लेक्स करते हैं, मैं उनको फ्लेक्स करते हैं कि भाई मैं आईआईटी दिल्ली स्टार्टअप में काम करता हूँ। ऐसा करके ढेरों एडवांटेजेस आईआईटी दिल्ली आपको देता है एज एन एंटरप्रेन्योर भी और एज अ विच एवर करियर यू गो टू। इनफैक्ट एक और मज़े की बात है कि तुम यार किसी भी करियर, हम तो एंटरप्रेन्योर है तो उसी की बातें कर रहे हैं, पर तुम किसी भी करियर में जाना चाहते हो तो तुम्हें बस क्या करना है, तुम्हें सर्च करना है कि कौन सा तुम्हारा सीनियर उस करियर में, क्योंकि आईआईटी दिल्ली वाले बंदे जो जितने भी कोवेटेड करियर हैं उन सब में टॉप प्लेस हासिल करके बैठे हुए हैं। बस तुम्हें यार उन तक पहुंचना है। उसके ईयर का बंदा निकालोगे अपने कॉन्टैक्ट में, फिर उसको बोलोगे सर उनका नंबर हमें दे दो, वो तुम्हें उनका नंबर देंगे, यू कॉन्टैक्ट देम, दे विल हेल्प यू। और सर एक चीज़ पर्सनल एक्सपीरियंस है सर, एल्यूमिनाई जो होते हैं वो बहुत हेल्पफुल होते हैं। एक तो मेरे साथ काम कर रहे हो तुम, मुझे तो पता है यार, पर सबको बताओ अब तुम आगे क्या करना चाहते हो। सर मैं तो एंटरप्रेन्योरशिप में ही जाना चाहता हूँ। एंटरप्रेन्योरशिप में जाना चाहते हो। एंटरप्रेन्योरशिप के लिए अभी क्या कर रहे हो? सर एक तो मैं आपके साथ काम कर रहा हूँ, और दूसरा मैंने एक प्रॉब्लम नोटिस की थी अपने जेई डेज में ही कि जब भी मैं कोई वीडियो लेक्चर देखने जाता था तो मेरे को बहुत अपना माइंड मेकअप करना पड़ता था कि अब मैं बैठ के पढ़ूंगा, उसमें भी 1 आध घंटा वेस्ट होता था, और यहाँ से स्क्रॉल रोल करने में भी ना बहुत बोर होता था मैं। तो मेरे को चाहिए था कि मतलब कोई सिनेमैटिक तरीके से हो जाए, कोई मज़ा आए देखने में। सर तो बेसिकली मैंने अपना यूट्यूब चैनल रिसेंटली इसी के लिए खोला है। सर आप अगर उसको टैग भी कर दें तो। कर दूंगा 1 मिनट, मैं थोड़ा सा इस पर और कॉन्टेक्ट दे देता हूँ। बेसिकली तुमने जो बोला अपनी ऑडियंस को समझा रहा था मैं, तुम ये कह रहे हो कि जो एक ट्रेडिशनल ब्लैंड लेक्चर्स होते हैं उसमें फोकस नहीं बन पाता, फोकस बीच बीच में टूटता है, कई बार बंदा रिवर्स करके देखता है, और कई बार आधे घंटे के लेक्चर में 1-1.5 घंटा भी लग जाता है। फिर तुम ये बोल रहे हैं कि तुम उस चीज़ को, बोर्डम को हटाने के लिए तुम एक सोल्यूशन लेकर आए हो। यस सर। कि तुम उसके अंदर मे बी एनिमेशन, साउंड इफेक्ट्स, म्यूजिक इफेक्ट्स इस तरह से डालकर एक इमर्सिव लर्निंग एक्सपीरियंस बनाएंगे। इमर्सिव लर्निंग एक्सपीरियंस बनाओगे जिससे बहुत हाई अटेंशन रहेगा स्टूडेंट का, और वो एजुकेशन के अंदर तुम चेंज लेके आना चाहते हो। जी सर, जी सर। और ये चीज़ तुम अपने यूट्यूब चैनल के थ्रू प्रोपेगेट करते हो। यूट्यूब चैनल का नाम बता रहा हूँ सबको, मैं टैग कर दूँ। हाँ, तो मेरा चैनल का नाम है श्रीनाथ झा IITD, एंड इसमें ऑलरेडी 46-47 वीडियोज़ हैं। कई जो हैं हमने बहुत अच्छे क्वेश्चंस मैं मतलब खुद से सॉल्व किए हैं, जो समझाए हैं, जो बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं लोगों को, जैसा कि प्रॉब्लम सॉल्विंग। लोगों को खुद मन नहीं करता तो मैं वहीं पे कराता हूँ। और अभी रिसेंटली भी एक वीडियो डाला था, तो थोड़ा इमर्सिव तरीके से एजुकेशन को लेने के लिए, तो कंटिन्यू वहाँ पे वैसे ही कंटेंट कंटिन्यू रहेगा। तो यार ये बंदा IIT दिल्ली का मेरा जूनियर है, मस्ट फॉलो हिज चैनल एंड ही विल हेल्प यू अ लॉट। तो यार काफ़ी अच्छी कॉन्वर्सेशन थी, जेई के बारे में भी डिस्कशन हुई, IIT के बारे में भी बात करी हमने, और उम्मीद है आप सब लोगों को इससे काफ़ी हेल्पफुल इंसाइट्स मिले होंगे
तो ख़त्म करें, दैट्स इट। सर ख़त्म करने से पहले मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, बोलो। जेई के साथ भी जेई के बाद भी वाह जिंदल जी वाह। ये भी ठीक है। बहुत बढ़िया। तो जेई के बाद में नाइस। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू गाइस, थैंक यू। और चैनल सब्सक्राइब करना और इनका भी चैनल दोनों कर दो यार। चलो बहुत बढ़िया। और एक मिनट, वो पैकेज का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में है, पिन कमेंट में, उसको क्लिक करो और ज्वाइन करो। बहुत बहुत धन्यवाद।